नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली ने बाजार की 5 दिनों से चल रही तेजी पर लगाया ब्रेक। निफ्टी 180 पॉइंट फिसलकर 24,000 के करीब। बैंक निफ्टी में भी दबाव, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। इंडिया विक्स 4% से ज़्यादा चढ़कर 13 के पार निकला। एक्सेंचर के कमजोर नतीजे और गाइडेंस ने तोड़ी आईटी की कमर। करीब 6% फिसला सेक्टर इंडेक्स। आज निफ्टी और वायदा के सभी टॉप लूजर्स आईटी शेयर। वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फेसिस 5 से 8% तक लुढ़के। आईटी के साथ साथ रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एनबीएफसीज में भी करीब आधे % की गिरावट। वहीं डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी और फार्मा में हल्की खरीदारी। एनर्जी शेयरों में बीएचईएल, एनटीपीसी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। ओप्पो के पास डील से एम्बर में मजबूती। ओप्पो के साथ डील से एम्बर में मजबूती। वहीं ये डील डिक्सन के लिए नेगेटिव, शेयर करीब 2% नीचे। लेकिन रिटेल के लिए ओएफएस खुलने से बॉश होम चढ़ा। उधर कोफोर्ज में निचले स्तरों से खरीदारी, साथ ही मजबूत चार्ट से ऑरबिंदो फार्मा, रेडिको खेतान, एंजल वन चले। लेकिन कमजोर चार्ट से 4% फिसला केपीआईटी टेक। रिलायंस की 49th एजीएम पर आज निवेशकों और बाजार की नज़रें। जियो की लिस्टिंग की पक्की टाइमलाइन और न्यू एनर्जी के आगे के रोड मैप हो सकते हैं पेश। एआई और डेटा सेंटर से जुड़े ऐलान भी संभव। रिटेल, ऑयल टू केमिकल बिजनेस के फ्यूचर प्लान की भी दिख सकती है झलक। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी एजीएम। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही आशीष कयाल और सचिन गुप्ता भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से और टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल्स के आशीष चतुर मोहता होंगे। साथ ही आशीष से जानेंगे कि डिक्सन की बादशाहत को क्यों मिल रहा है चैलेंज। अब एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। निफ्टी करीब 680 पॉइंट नीचे, सॉरी सेंसेक्स 680 पॉइंट नीचे। मेरी गलती है, प्लीज़ कभी ना ऐसा देना है निफ्टी 680 पॉइंट नीचे हो, कभी ना आए। सेंसेक्स 680 पॉइंट नीचे, निफ्टी 180 पॉइंट नीचे। सॉरी मेरी गलती होगी थोड़ी सी। मिड कैप 200 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट नीचे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक ठाक है, 1:1 के करीब। स्टॉक स्पेसिफिक ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा एक्शन है आईटी में। इन्फोसिस 8% नीचे, टीसीएस 6.5%, एम्फेसिस 5%, परसिस्टेंट 5%, एलटीएम, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी, विप्रो सब टॉप लूजर्स में शुमार। डिक्सन टेक ये भी करीब 2% नीचे। बंधन बैंक 2% नीचे। अच्छा क्या कर रहा है? एलआईसी करीब 3% ऊपर। वारी एनर्जीज 2.5%, सम्मान कैपिटल 1.5%, इंडियन होटल्स 1.5%। उसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज़, फिनिक्स मिल्स, भारत डायनेमिक और औरबिंदो फार्मा, ये कुछ और स्टॉक हैं जो आज यहाँ पर आपको ग्रीन में काम करते हुए दिखाई देंगे। श्रेया, राइट, ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है। ब्रेथ में रसाकसी का माहौल नजर आएगा। फिर भी अभी भी देखें काफ़ी इम्प्रूव हुई है ब्रेथ, लेकिन अभी भी झुकाव थोड़ा गिरने वाले शेयर्स की तरफ ही है। एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में, तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ आशीष जी और सचिन जी जुड़ रहे हैं शो में। आशीष जी, सचिन जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का शो में। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। तो आशीष जी शुरुआत कीजिए, फिर अभी के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, पहला ट्रेड यहाँ पर होगा जेबीएम ऑटो में। ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है और आज के दिन उसने ब्रेकआउट भी दिया ऊपर की ओर। जेपीएम ऑटो पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। 765 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 705 का रखना होगा। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में वैसे भी काफी बढ़त हो रही है और मोमेंटम बना हुआ है, तो एबी कैपिटल में अगर देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है। काफी समय के बाद में ये स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के कगार पर है और यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 395 के, स्टॉप लॉस 365 का लगाना होगा। जेबीएम ऑटो और आदित्य बिरला कैपिटल पसंद आ रहे हैं आशीष जी को। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मूव ये रखे रडार पर। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड श्रेया जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया।
तो स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर आ रहा है उसका नाम है साई लाइफ साइंस। ओवरऑल देखें तो स्टॉक के अंदर जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए नजर आए थे और स्टॉक अभी अपने ब्रेकआउट के वर्स पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो साई लाइफ साइंस के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस पर, जो कि करीब 1230-33 के आसपास में चल रहा है। 1205 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1290 तक देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा रडार पर है वो है प्रीमियर एनर्जीज। ओवरऑल देखे जाए तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के एक साइडवेज मोमेंटम के बाद आज स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है और एक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है डेली चार्ट्स पर भी। तो यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज में बाय करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 1040 का और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1120 तक स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, साई लाइफ साइंसेस और प्रीमियर एनर्जीज, ये सचिन जी की 2 पिक हो गई, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। मानस जी, 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए आपके 2 ट्रेड्स। देखिए, पहले तो नोवामा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नोवामा में अगर आप देखें तो कल हमने करेक्शन देखा था, लेकिन आज लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो नोवामा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1700 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 1790 1790 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक भारतीय एयरटेल का है, जहां पर स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स तो बना ही रहा था। स्टॉक आज अपने 100 मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। तो यहाँ पर 1870 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1930 1930 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। भारतीय एयरटेल, ये मानस जी की पिक हो गई, और नोवामा वेल 2 ट्रेड्स, इनके भी दोनों बाई साइड की ट्रेड है। आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड्स 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए। जी श्री जी, पहला जो ट्रेड रहेगा बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक एक बेस बनाकर अटेम्प्ट ले रहा है कि वापस एक पुल बैक दे, तो इस अटेम्प्ट को प्ले करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 410 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 425 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो एनटीपीसी का रहेगा। इसमें भी यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ और पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 362 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 375 तक के लेवल्स इसमें भी देखे जा सकते हैं। बायोकॉन और एनटीपीसी, आशीष जी की 2 पिक्स हो गई। अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। इंडियन होटल एक बार फिर से रखिएगा। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, पिछले कुछ सत्रों 2-3 सत्र पहले हमने चार्ट जीपीटी में डिस्कस किया था, और देखिए डेज हाई पर है पूरा इंडिया। निफ्टी टूरिज्म वाला इंडेक्स आपको अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो आशीष जी, इंडियन होटल्स एक बार आप देख लीजिए, पिछले कुछ सत्रों से अच्छे मूव्स। आशीष कयाल जी, पिछले कुछ सत्रों से अच्छे मूव्स कैसे लग रहे हैं इंडियन होटल्स? देखिए, एक डिस्क्लेमर, इंडियन होटल्स हमारी होल्डिंग्स में भी है और ओवरऑल जो रुझान इंडियन होटल्स में बहुत स्ट्रांग है श्रेया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 655 से ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था और करीबन 6 से 7 दिन है और अभी तक मोमेंटम बना हुआ है। तो ओवरऑल रुझान बाय साइड पे, लेकिन डिप पे बाय करना बेटर है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलेगा। और ऊपर में जो टारगेट ये स्टॉक के निकल कर आते हैं वो करीबन 745 के देखे जा सकते हैं, जहां पर प्रीवियस हर्डल है, और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 700 पे। तो डिप पे कोई भी डिप मिलता है तो वहां पर बाय करिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी इंडियन होटल्स में, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा, सब ब्रेथ इंप्रूव हुई है सिग्निफिकेंटली, लेकिन अभी भी थोड़ा डिक्लाइंस की तरफ। निफ्टी भी इंप्रूवमेंट की कोशिश, लेकिन अभी भी हम 187 अंक नीचे हैं। तो ये 1 घंटे का प्राइस एक्शन देखकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, थोड़ी सी दिक्कत ना बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी डे ऊपर आ गया है, और असल में यही कारण है कि शुरुआत प्रेशर आईटी से आना था, हमें पता है, बट एक्चुअली इंटरडे में बैंक निफ्टी की वीकनेस है। आईटी में आज इंटरडे में शॉर्ट करके आपका पैसा नहीं बना है। अब हमारे, जैसे मैं कहता हूँ, अब हमारे मन में हम खुश हो जाएं कि एक स्टॉक पे हम सुबह एक नेगेटिव बोल के वो 7-8% नीचे खुले, लेकिन आप ट्रेड 915 पे कर सकते हैं। खुलने के बाद आप आईटी पर अगर आपने शॉर्ट किया तो एक्चुअली तो आप डे हाई के करीब है। दिक्कत है आज बैंक निफ्टी, और वो दिक्कत बैंक निफ्टी की है कच्चे तेल वाली, वो वापस जो 80 के करीब आ रहा है। तो एक आउट ऑफ सिलेबस ये आ गया। आज दोनों चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ गई। एक तो फिर भी थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट था आईटी, क्योंकि कल मार्केट थोड़ा सा वीक था आईटी पे। एक्सेंचर से एक्सपेक्टेड ही था कि इस तरीके की वीकनेस आएगी, लेकिन थोड़ा सा जो वीकनेस बैंक निफ्टी की आ गई वो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रिकवरी थी उस पर भी थोड़े से ब्रेक लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब इंडिविजुअल स्पेस अच्छा कर रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा देखिए एक बार जरा, औरोबिंदो फार्मा का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और ये देखिए करीब करीब इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, करीब करीब 1.25% ऊपर। मानस जी, औरोबिंदो फार्मा पर क्या भी रहेगा?
देखिए, औरों का जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1505 के आसपास का होगा, तो करीब-करीब ₹40 का मूव आप देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा, 1440 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बात करेंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से। वो जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, गुड मॉर्निंग। संजय जी, एक स्पेस मॉर्निंग। जिसको आप कई सालों से ट्रैक करते आ रहे हैं, आईटी, इसमें आज मल्टी ईयर लो लगा है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में, और एक सवाल अब लोग खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आप कैसे देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर यहाँ से बाहर निकलिए और दूर रहिए, क्या भी होगा? तो अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और आज का माहौल आईटी को लेके बहुत ही डार्क है, इसलिए इस संदर्भ में अगर मैं कुछ भी आईटी के बारे में बुलिश कहूंगा तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे। मेरा खुद का मानना है कि आईटी का जो प्रोस्पेक्ट है वो 3 फेज में बांटा जा सकता है। पहला फेज वो था जब एआई के आगमन के साथ आईटी सेक्टर को डीरेट कर दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डीरेट किया गया क्योंकि हम लोगों ने अर्निंग में कोई डिक्लाइन नहीं देखा, बट प्राइस अर्निंग रेशियो काफी नीचे ला दिया गया। अब हम सेकंड फेज में हैं, जहां हम ये रिकंसाइल कर रहे हैं कि क्या आईटी क्षेत्र जो है वो एआई के कारण डिवास्टेट हो जाएगा, या एआई भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए कोई नया अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सेंचर का जिस तरह का आउटलुक आया, वो मैं समझता हूँ कि ये सब इस अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बट ये सेकंड फेज, अनुज, मैं मानता हूँ ये वो फेज है जहां पर हमें इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या आईटी सेक्टर की कंपनीज के पैट प्रॉफिट जो हैं, क्या वो एआई के कारण कम हो रहे हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि एआई के कारण जो टॉप लाइन है उस पे जरूर गिरावट आएगी, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड करेंगे और आईटी क्षेत्र की जो प्रॉफिट्स हैं वो हो सकता है कि आगे जाकर सुधर जाएंगे। लेकिन जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आता है तब तक री रेट होने की संभावना नहीं है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, गिरावट के बाद जो ये एक्सटेंडेड फेज है, इसमें इस तरह के अनाउंसमेंट के कारण उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन जो तीसरा फेज है, मैं समझता हूं कि जब प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखेगी तब दोबारा इस सेक्टर की री रेटिंग होगी। हमें इस सेक्टर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी विश्वास बना के रखें। आईटी स्पेस पर व्यू हो गए। संजय जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ सर। अच्छा, ये तो आईटी स्पेस की हमने चर्चा कर ली। ओवरऑल मार्केट पर आपसे पूछूं, आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी है सर, जबकि शांति समझौता हो चुका है, हॉर्मोज के रास्ते खुल चुके हैं, इनफैक्ट जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर भी ब्रेंट 80 के आसपास जाता हुआ उसका एक इम्पैक्ट। तो ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस वक्त? देखिए, जो ईरान यूएस की कॉन्फ्लिक्ट है उसका रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सेंटिमेंटली मार्केट के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक तौर पे देखेंगे तो जो रुपी के डिप्रिसिएशन का दौर खत्म हुआ और जिस तरह से फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड होने की संभावना है, वो हमारे ख्याल से धीरे धीरे रुपी को दोबारा 92 या उसके भी बिलो लेवल्स तक ले जा सकती है। मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो फ्लोज के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आज हम पूरी तरह से इस बात को सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मॉनसून की डेफिशिएंसी पहले 10% तक की मानी जा रही थी, अब जिस तरह के डिले हो रही है और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उससे कहीं ये डर पैदा हो रहा है कि कहीं ये डेफिशिएंसी 10% से भी कहीं ज्यादा ना हो जाए और फिर इसका इम्प्लीकेशन कैस्केडिंग होगा, कंजम्पशन पे होगा, और हो सकता है कि सरकार की रेवेन्यूज पर भी हो, क्योंकि उनको सरकार को शायद हो सकता है कि फ्रंट एंड पे जाकर सपोर्ट करना पड़े कुछ सेक्टर्स को। तो मेरे ख्याल से ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें ये डर पैदा हो रहा है कि क्या भारत में क्रूड के दाम नीचे आने के बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी और फिर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जब पहली बारिश की छींटें देश में सब जगह फैलेंगी और थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि डिफिशिएंसी जो है वो रीजनल कितनी है
और क्या वो टाइम वाइज स्पेस्ड आउट ठीक से है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण जिन रीजन्स को अच्छा रेनफॉल मिलना चाहिए यानी कि जो एग्रेरियन क्षेत्र हैं या जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या वहां पर सफिशिएंट रेनफॉल मिल रहा है, इवन दो एग्रीगेट स्टेटिस्टिकली रेनफॉल कम हो। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो चूंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, हमारे ख्याल से ये ओवरहैंग हमारे बाजार पर बना रहेगा। ओके, ये ओवरहैंग बाजार पर बना रहेगा। इस समय फिर आप पोर्टफोलियो में अगर फ्रेश एडिशन करें और अगर फ्रेश कैश आए तो सबसे फेवरेट स्पेसेस आपकी क्या होंगी फिर? अनुज, मेरा अपना जो सबसे बड़ा फेवरेट है वो है इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का स्पेस, और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें दो तीन सेक्टर से इसको टेलविंड्स मिलेगा। एक तो है जिस तरह से भारत पावर सेक्टर में निवेश करने जा रहा है, उसके कारण ना सिर्फ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो वो एक क्षेत्र है। दूसरा, बिलेटेड ही सही, काफी सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम शुरू कर दिया है, तो वो भी एक टेलविंड है जो इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट सेक्टर जो है वो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स बताया आपने, काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए भी हैं। संजय जी, न्यू एज स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या होगा? नायका का हमने वो देखा, लक्ष्य देखा रेवेन्यू का, काफ़ी इन्वेस्टर डे में काफ़ी अच्छे नंबर सामने आए हैं यहाँ पर, और साथ ही इटर्नल, स्विगी, क्विक कॉमर्स स्पेस, अगर इन सारे स्टॉक्स की बात कर ले, क्या व्यू बन रहा है सर? मेरे ख्याल से देखिए, ये सेक्टर जो है अब ये पोर्टफोलियो में काफी रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज, यानी कि अब आप वयस्क हो गए, अडल्ट होने के नजदीक आ रहे हैं। तो ये जो न्यू एज कंपनीज है वो फेज अब कभी करीब करीब लगता है इनका पूरा हुआ, जहां पर ये कैपिटल कंज्यूम कर रहे थे और बहुत बड़ी लॉसेस बना रहे थे। अब ये एबिटा लेवल पर पॉजिटिव होने के कगार पे हैं, कुछ कंपनीज तो ऑलरेडी हो गई हैं। मेरे ख्याल से ये जो फेज है ये अनलॉक करेगा एक अपॉर्चुनिटी न्यू एज कंपनीज में, जहां पर ना सिर्फ एग्जिस्टिंग न्यू एज कंपनीज को नए दृष्टि से देखा जाएगा, जो नई कंपनीज आई हैं उनमें भी भले ही आज के लॉसेस हैं, लेकिन जब हमें एग्जिस्टिंग कंपनीज की ट्रेजेक्टरी जो रही है लॉस से एबिटा पॉजिटिव की तरफ जाने की, वो एक कम से कम एक टेम्पलेट तो बना के दे रही है जो हम नई कंपनीज को भी एवेल्युएट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक रेलेवेंट सेक्टर है पोर्टफोलियो के लिए। ओके, मीनवाइल अब मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है और एक सेंस बन रही है कि थोड़ा सा मार्केट कोशिश कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्केट ब्रेड्थ और स्मॉल कैप। निफ्टी अब डे हाई पर आ गया है, 24,000 क्रॉस कर रहा है अब 23,938 का लो लगाने के बाद। स्मॉल कैप कंफर्टेबली ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए एक बार ज़रा, वापस लाइन क्रॉस कर रही है, और एक बार भारती रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। भारती बहुत समय के बाद अब क्रॉस कर रहा है 1900 का लेवल, भारती एयरटेल, और उसको रखिएगा स्क्रीन पर एक बार ज़रा। तो यहाँ पर अच्छा मूव हुआ। संजय जी, एनएससी के आईपीओ को आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट स्पेस, जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं? तो अनुज, टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 2020 में करीब 4 करोड़ थे, अब वो बढ़ के 23 करोड़ के आसपास हो गए हैं। ये आपको दर्शा रहा है कि भारत में एक इक्विटी कल्चर जो है वो काफी जोर से फैला है, एंड इट इज नाउ हियर टू स्टे। दूसरा, जिस तरह का फ्लोज हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि अब रिस्क के प्रति लोगों का जो एटीट्यूड था वो बदल गया है। मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट की अपॉर्चुनिटी जो है वो एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है जो कि मल्टी ईयर प्ले करेगी, और इसमें चूंकि सिर्फ अभी हमारे पास दो ही मेजर प्लेयर्स थे, एमसीएक्स और बीएससी, जो कि अलग अलग सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे बड़े प्लेयर का इसमें आना मेरे ख्याल से इस सेक्टर में और भी डेप्थ पैदा करेगा और रिलेटिव वैल्यूएशन को भी एस्टैब्लिश करने में हमें अब सुविधा होगी। ओके, संजय जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने समय समय पर बाजार को मजबूती दी है, आप लोग का हाउस व्यू क्या बन रहा है फार्मा, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर स्पेसेस को लेकर?
तो श्रेयस जी, मैं समझता हूं कि ये हॉस्पिटल का स्पेस जो है वो भी एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव प्ले है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर कि अगर आप देखें तो राइजिंग इनकम लेवल का रिफ्लेक्शन हमें दो तीन चीजों में तो दिखता है ना। सबसे पहला कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, दूसरा एजुकेशन में और तीसरा हेल्थ केयर में। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जिस तरह से अपनी बेड की कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल जिस तरह से अवेलेबल रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड में उन्नति देख रहे हैं, वो अगर इन्फ्लेशन के दर से अगर आगे बढ़ती है तो भी अपने आप में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। सो समय समय पे ये जो बाजार की रियलिटी है, ओवर वैल्यूएशन होगा, फिर थोड़ा समय कंसोलिडेशन का होगा, फिर उसके बाद दोबारा रीइवैल्यूएट करेगा मार्केट। मेरे ख्याल से इस तरह का फेज भले बना रहे, लेकिन स्ट्रक्चरली ये एक वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर है बाजार में। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईएमएस स्पेस की। एम्बर की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री के बाद डिक्सन की बादशाहत को क्या चैलेंज मिलेगा? हालांकि लोअर लेवल से अब डिक्सन भी थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन ईएमएस सेक्टर में आज एक्शन क्यों है, ये जानते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और दोनों स्टॉक्स में खास एक्शन देखने को मिलेगा। एम्बर जितनी उम्मीद थी उतना चला नहीं। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था, और मैं चेक भी कर रहा था कि डीलिंग रूम में शायद मई में 8 मई के आसपास प्रिसाइजली हमने बताया भी था कि यहाँ पर ऐसे क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, और इसी का नतीजा है कि थोड़ी सी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सुस्ता रहा है। लेकिन डिक्सन टेक, इसका बिल्कुल सटीक विश्लेषण हमने किया और शुरुआत देखिए गिरावट के साथ हुई और अब धीरे धीरे मार्केट के साथ ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। एक बार खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एम्बर एंटरप्राइजेज ने ओप्पो इंडिया के साथ वन प्लस, रियलमी, इनके ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया और इसी के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अब ये एंट्री करते जा रहे हैं। और इसी के चलते सीएलएसए मान रहे कि तकरीबन 10 से लेकर 15 मिलियन यूनिट ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है ओप्पो के लिए, क्योंकि ओप्पो का साइज, मार्केट शेयर आप देखें तो भारत में काफ़ी अच्छा है। अब इस डील के साथ आप देखें तो जो डिक्सन टेक की बादशाहत है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका साइज और स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तगड़ा है और ये हाई ग्रोथ, हाई वॉल्यूम बिजनेस है। तो यहाँ पर आप देखें तो एक कॉम्पिटिटर डिक्सन टेक को मिल गया, एम्बर एंटरप्राइजेज। इसी के साथ आप देखें तो सीएलएसए की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल है इस डील के बाद एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए वो बढ़ जाएंगे। तो एक री रेटिंग के अवसर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 8100 का टारगेट दिया एम्बर एंटरप्राइजेस पर। अब फोकस करेंगे डिक्सन टेक पर, जहाँ पर आप देखें तो जो कंपिटिटिव इंटेंसिटी है अब ये बढ़ती जा रही है। इससे पहले कोई नहीं था, अब एम्बर की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खास बात ये कि FY27 के लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पर डिक्सन टेक की तरफ से निकल कर आया तो बहुत ही फ्लैटिश सा था और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स ग्रो नहीं कर पा रही हैं। पिछला साल भी देखें तो ग्रोथ के लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। अब दिक्कत की बात ये भी कि डिक्सन टेक के लिए ये जो वीवो के साथ जेवी अटका हुआ है, इसके काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है, मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, लेकिन अप्रूवल इन प्लेस अभी तक नहीं है। और अगर फर्दर ग्रोथ आनी है तो वीवो जेवी से ही आएगी और इसी के चलते आप देखें तो डिक्सन टेक थोड़ा सा कमज़ोर, एम्बर एंटरप्राइजेस हरे निशान में कारोबार कर रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लोअर लेवल से अब रिकवरी आ रही है डिक्सन में, हालांकि एम्बर अभी भी काफ़ी फ्लैट है। आशीष कयाल जी, क्या भी होगा आपका डिक्सन और एम्बर दोनों पर? देखिए यहाँ पर जो भी बड़ा गैप डाउन हमने देखा है, लेकिन डिक्सन में कोई इम्पैक्ट नहीं आते हुए नजर आया। यहाँ पर अगर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि गैप डाउन हुआ लेकिन रिकवरी आ रही है, तो डिक्सन पे मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर से स्टॉक करीबन 1300 का जो 13,000 का जो लेवल है वहां तक जा सकता है। नीचे में स्टॉप आज का जो डे लो बना है 12,350, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो यहाँ से ऊपर का मूव वापस से आना चाहिए। और अगर एम्बर एंटरप्राइज की बात करें, स्टॉक करीबन 8,010 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ऊपर खुला था और यहाँ से थोड़ा सा नीचे फिसला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी लॉन्ग जाने की, डिप पे बाय करने की राय होगी। ऊपर में टारगेट हम फिर से 8,250, 8,300 का देख सकते हैं एम्बर एंटरप्राइज में, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा आपको यहाँ पर 7,900 का लगाना होगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी एम्बर एंटरप्राइजेस में आप अपना सकते हैं। ऊपरी स्रोत से थोड़ा सा फिसला है लेकिन यहाँ पर भी अभी भी मजबूती नजर आ रही है। कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर ले जहाँ पर स्ट्रेंथ है। एक बार लिकर स्पेस से रखिएगा, रैडिको खैतान, यूनाइटेड बेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे तो कल अच्छी रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद से हमने एक्शन देखा। रैडिको खैतान एक डिप आया, डिप में फिर से बाइंग। एक बार यूनाइटेड बेवरीज भी रखिएगा स्क्रीन पर।
यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं, यूनाइटेड ब्रेवरीज, हाँ यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। सचिन जी, यूनाइटेड ब्रेवरीज या फिर रेडिको खैतान, कौन सा चार्ट्स पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैं शिरा जी, मेरे हिसाब से रेडिको खेतान के साथ में जाना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं स्टॉक के अंदर, करीब 3630 3640 के आसपास के एक रेजिस्टेंस जोन से, जो कि ब्रेक हुए हैं स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशंस में, और आज भी एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ में कल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स भी स्टॉक के अंदर जो है वो नोट किए गए हैं, तो मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर जो है वो करीब 3850 3900 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। तो रेडिको खेतान मेरी प्रेफर पिक रहेगी यहाँ पे। लोअर साइड में स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अगर कोई बाय करंट मार्केट प्राइस से भी लेता है तो लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करेंगे, जो कि रहेगा 3650 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड में करीब 3900 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ अब आपके लिए। एक डील की तैयारी हो रही है ट्रैवल सेक्टर में। क्या है डील? नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी डील यहाँ पे अनाउंस हो सकती है। फोकस में है यात्रा और इक्सिको। यात्रा के जो प्रमोटर हिस्सेदारी है इक्सिको जो है वो इस प्रमोटर हिस्सेदारी को खरीद सकता है। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है। यात्रा ऑनलाइन के जो प्रमोटर्स है उनके पास 62% की हिस्सेदारी है। हो सकता है वो उनकी 15 से 20% की हिस्सेदारी जो है वो बेचने के लिए फिलहाल तैयार है। इक्सिको ने अपनी फाइनल बिड जो है वो यात्रा को ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है। डील फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। जल्द इसका अनाउंसमेंट आते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने के लिए यात्रा के प्रमोटर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं, और जो इक्सिको है उन्होंने अपनी फाइनल बिड भी यहाँ पे डाल दी है। ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से हो चुका है। फाइनल बिड यहाँ पे जमा कर दी गई है, और अनाउंसमेंट जो है वो अगले हफ्ते या नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों में आते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल देखें तो यात्रा के पास करीब यात्रा के प्रमोटर्स के पास 62% हिस्सेदारी है, लेकिन पिछले क्वार्टर में यही हिस्सेदारी 65% के आसपास थी। लगातार प्रमोटर्स जो है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रहे हैं पिछले कुछ समय से, और स्टॉक भी है वो रन अप देख चुका है। पिछले एक महीने में यात्रा का स्टॉक ऑलमोस्ट 20% की रैली दे चुका है। इक्सिको का स्टॉक भी 20% ऊपर है। CNBC आवाज ने दोनों मैनेजमेंट को ईमेल डाला, उसके जो रेस्पॉन्स है उसके इंतजार में है, लेकिन फिलहाल सोर्सेस के हवाले से यही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यात्रा ऑनलाइन के जो प्रमोटर्स है जिनके पास 62% की हिस्सेदारी है वो अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है। 15 से 20% की हिस्सेदारी बेच सकते हैं, और बिड जो डाली है वो इक्सिको ने डाली है। बिड ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है यात्रा को, फाइनल ड्यू डिलिजेंस भी हो चुका है, और अनाउंसमेंट जो है वो जल्द आ सकता है। ओके नूपुर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय के लिए आपके लिए एक खबर। मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से वापस कूल ऑफ हुआ और वापस 23,980 पे 24,000 के नीचे आया, और ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज आउट परफॉर्मेंस है। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद आप देखिए शेयर और कंजन के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन।